हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज स्टडी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, वैदिक संस्कृति पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा था वैदिक आर्य कहाँ से आए और उनका निवास स्थल कहाँ पे था, और अलग अलग विद्वानों के उनके निवास स्थल और उनकी जो नेटिव प्लेस है उसके बारे में जो जो जानकारियाँ थी वो हमने देखी। अब इसके बाद देखते हैं हम आज के आर्यों के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य। तो वैदिक संस्कृति 1500 से 500 ईसा पूर्व के पीरियड से हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में है भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है। इस साहित्य के अलावा वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी का एक अन्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य हैं, लेकिन इनमें कुछ त्रुटियों के कारण किसी स्वतंत्र अथवा निर्विवाद जानकारी का स्रोत नहीं मिलता। अतः वैदिक साहित्य को ही विश्लेषणात्मक साक्ष्य माना गया है। तो वैदिक साहित्य का जो विश्लेषणात्मक साक्ष्य है वो माने गए हैं जो साहित्य है। तो इसमें देखते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से थे पुरातात्विक साक्ष्य। तो पहला है कस्य अभिलेख। कस्य अभिलेख है 1600 ईसा पूर्व का। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का आगमन भारत हुआ। तो ये था कस्य अभिलेख में। और दूसरा है बोगजकोई, जिसको मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। तो बोगजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। इन अभिलेखों में हित्ती राजा सुबीवलिम और मितन्नी राजा मतियुजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख है। तो इसमें जो राजाओं के बीच में संधि हुई थी उनके जो साक्षी थे वैदिक देवता, उनके बारे में बताया गया है। किसमें? बोगजकोई अभिलेख में। इसके बाद है चित्रित घूमर मृदभांड के साक्ष्य। तो जो मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। इसके बाद है उत्तर भारत में हरियाणा के भगवानपुरा में हुई खुदाई में एक 13 कमरों का मकान तथा पंजाब के 3 ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वेद काल से माना जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में ये 4 साक्ष्य हैं। तो इस तरह से हमने पुरातात्विक साक्ष्य देख लिए और साहित्यिक साक्ष्य तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद काल की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो इसमें है ऋग्वेद काल के भौगोलिक विस्तार तथा बस्तियों की स्थापना के संबंध में जानकारी मूल रूप से ऋग्वेद में ही मिलती है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों में प्रामाणिकता का अभाव है। ऋग्वेदिक आर्यों का जीवन ग्रामीण था, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन पूर्णतः नगरीय था। ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थल सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, कि वो लोग किस क्षेत्र के थे? सप्त सैंधव प्रदेश के, अर्थात 7 नदियों का क्षेत्र। तो जो नदियां हैं, ऋग्वेद कालीन कुछ नदियों का विवरण है वो बताते हैं। नदियों के नाम और उनके प्राचीनतम नाम, जैसे कि सिंध नदी का प्राचीनतम नाम था सिंधु, व्यास का विपासा, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्किनी, घग्गर का दृश्यदती, रावी का परुषणी, सतलज का सतुद्री, गोमल का गोमती, काबुल का कुंभ, गंडक का सदानीरा, कुर्रम का क्रूमू। तो ये इस तरह से नदियों के जो थे उनके नाम हैं और उनके प्राचीनतम नाम। इनमें से 7 नदियों को पहचानने में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी यह माना जाता है कि आधुनिक पंजाब के विस्तृत क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से जमुना नदी के क्षेत्र को आर्यावर्त कहते हैं।
यह क्षेत्र ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा हिमालय और तिब्बत, उत्तर में देखें तो वर्तमान तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम में अफ़गानिस्तान तथा दक्षिण में अरावली तक विस्तृत था। इनका जो क्षेत्र था। इसके बाद हम देखेंगे जो इनका भौगोलिक विस्तार हमने देख लिया। इसके बाद अब हम आएंगे जो वेद थे। वेद, वैदिक संस्कृति में कौन कौन से वेद थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थीं, तो उनको हम देखते हैं। वैदिक सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 2000 वर्षों तक रही। इस लंबे समय में आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा साहित्यिक संबंधी जीवन शैली का जो स्तर बन गया था उसे हम आर्य सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ये एक दूसरा नाम है। तीसरा नाम ले लीजिए इसको, एक वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता। आर्यों के 4 प्रमुख ग्रंथ थे। वे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम अब इन 4 वेदों की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पहला जो सबसे प्राचीन वेद था वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना हुई है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इनकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इसके कुल 10 मंडलों में से दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जबकि प्रथम एवं 10वां मंडल परवर्ती काल में के माने जाते हैं। परवर्ती काल के मतलब बाद में इनकी रचना हुई, पहले और 10वें मंडल की। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र विशेष से संबंधित एक ही ऋषि के परिवार ने की थी। ऋग्वेद की अनेक बातें फारसी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से भी मिलती हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अवेस्ता में जो विशेषताएं लिखी हुई हैं और जो ऋग्वेद में लिखी हुई हैं तो वो मिलती जुलती हैं और भाषा भी मिलती जुलती है। एवं दोनों धर्म के ग्रंथों में बहुत से देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी मिलते जुलते हैं। ये भी मिलते जुलते हैं। तो ये अभी हमने विशेषता देखी ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की कुछ और आगे की विशेषताएं हम देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सविता, सूर्य, मरुत, विष्णु, पर्जन्य, ऊष्मा आदि 11 देवताओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। तो ये नाम बहुत ध्यान में रखने योग्य है। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र की स्तुति के लिए 250 सूक्त हैं। इंद्र को रथेष्ठ, विजेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु, व्रतहन एवं मध्वा भी कहा जाता है। मतलब इनके ये और भी नाम हैं, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रथेष्ठ, विजयेंद्र, सोमपाल, शतक्रतु, व्रतहन एवं मध्वा, ये इनके इंद्र के ये नाम थे। दूसरे नाम भी हैं। इसके अलावा देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि। तो पहले कौन से थे? इंद्र। दूसरे हैं महत्वपूर्ण देवता अग्नि। ये देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ थे। मतलब अग्नि जो देवता हैं वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता करते थे। इनकी स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं। तीसरे देवता अब दूसरे थे, अभी ये तीसरे जो देवता हैं वो हैं वरुण देवता, जो कि महत्वपूर्ण देवता हैं तीसरे नंबर के, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतस्य गोपा अर्थात प्राकृतिक
घटनाक्रम का संयोजक तथा असुर भी कहा गया है। प्रसिद्ध, इसके बाद है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही उल्लिखित है। मतलब जो गायत्री मंत्र है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो किस में है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है। यह सवित्र मतलब सूर्य देवता को समर्पित हैं तथा इसके रचनाकार ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद की रचनाएं जो हैं वो किस में लिखी हैं? पद्य में लिखी हुई हैं, पद्य लिपि में लिखी गई हैं। तो हमने देखी ऋग्वेद की विशेषताएं। अब इसके आगे हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में है, इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। इसमें ऋचाओं के साथ साथ गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठानों का भी पद्य एवं गद्य दोनों में वर्णन है। जैसे कि ऋग्वेद में देखा था सिर्फ पद्य में लिखे गए हैं, और जो यजुर्वेद में है यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, दोनों में वर्णन है इनका। इसके बाद है अगला है सामवेद। सामवेद में कुल 1540 मंत्र हैं, जिसमें से केवल 75 नए हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। श्लोकों को गाने के लिए चुनकर धुनों में बांटा गया है। इसमें दी गई ऋचाएं उपासना एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रकाश डालता है। फिर इसके बाद इसकी विशेषता है सामवेद को संगीत का सबसे पहला ग्रंथ भी कहा जाता है। तो हमने देखी है सामवेद की विशेषताएं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अथर्ववेद। इसमें कुछ मंत्र सामवेद से लिए गए हैं। इसमें मोहक, आकर्षक और वशीकरण के मंत्र हैं। पाश्चात्य विद्वान इसे जादू टोना और अंधविश्वास का खजाना मानते हैं। इसके चिकित्सा से संबंधित मंत्रों का भी उल्लेख है। मतलब इस ग्रंथ में चिकित्सा एवं आयुर्वेद से संबंधित भी मंत्रों का उल्लेख है। तो इस तरह से ये देखा हमने अथर्ववेद। इसके बाद हम देखते हैं और इन वेदों की क्या विशेषताएं थी। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, तथा 3 अन्य वेदों की जो रचना हुई हैं, 3 अन्य वेद कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको हम उत्तर वैदिक काल का समय काल कहते हैं, कालखंड कहते हैं। तो ऋग्वेद काल की सभ्यता ही वैदिक सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो वैदिक सभ्यता जो जानी जाती है वो कौन से काल की है? ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो इस तरह से हमने 4 वेदों को देखा। अब हम देखते हैं आर्यों का सामाजिक जीवन। उनका सामाजिक जीवन किस तरह से था। तो आर्यों के सामाजिक जीवन में है, जीवन की बुनियादी इकाई पितृसत्तात्मक परिवार था। पितृसत्तात्मक मतलब कि पुरुष प्रधान था। पितृसत्तात्मक सामाजिक जीवन की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर देखेंगे हम। जैसे कि परिवार, आर्यों का संयुक्त परिवार था। इसमें पिता, पत्नी, माता, पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि रहते थे। परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति या पिता होता था। मतलब जो सबसे वृद्ध होगा वो होगा घर का मुखिया या फिर पिता होगा, उसे गृहपति कहते थे। वह परिवार के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करता था। पत्नी का महत्व बहुत अधिक था। तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि पत्नी का यानी स्त्रियों का महत्व बहुत अधिक था। पुत्र जन्म में अधिक उल्लास होता था, जिसका कारण पुत्री के विवाह संबंधी कठिनाइयाँ थीं। तो मतलब जो पुत्र के जन्म में उल्लास ज़्यादा मनाया जाता था, पुत्री के जन्म में उतना उल्लास या खुशियाँ नहीं मनाई जाती थी, क्योंकि उनके विवाह संबंधी पुत्रियों की विवाह संबंधी कुछ कठिनाइयाँ थीं। पिता पुत्र, जो पिता है, पिता क्या करता था? पुत्र पुत्री सभी का पालन पोषण और शिक्षा का समान ध्यान रखता था।
वह अपनी पत्नी सहित परिवार के सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यों को पूर्ण करता था। मतलब पिता बिना पत्नी के कोई भी सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान या कार्य नहीं करते थे। इसके बाद हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की दशा किस तरह की थी वैदिक काल में। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा उत्तम थी। उसे समाज में आदर प्राप्त था। किस तरह से प्राप्त था आदर? कन्या, पत्नी और माता के रूप में उसे प्रतिष्ठा प्राप्त थी। धार्मिक कार्यों, सामाजिक उत्सवों और समारोहों में वे पुरुषों के समान आसन ग्रहण करती थी। अतिथि सत्कार तथा धार्मिक कार्य स्त्रियों द्वारा संपादित होते थे। उनके बिना कोई यज्ञ तथा अर्चना पूर्ण नहीं होती थी। तो इस तरह से स्त्रियों की ये स्थिति थी। आगे और क्या है स्त्रियों की स्थिति में? स्त्रियों का नैतिक स्तर उच्च था। वैदिक काल में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा और सती प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। मतलब वैदिक काल में स्त्रियों के लिए जो एक सबसे बड़ी विडंबना थी, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, ये वैदिक काल में नहीं थी। स्त्रियों के बाहर निकलने, घूमने फिरने, साज श्रृंगार और आभूषण पहनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। लड़कियों के विवाह वयस्क होने पर ही किए जाते थे। मतलब अवयस्क उम्र में उनके विवाह नहीं होते थे। विवाह संस्कार में अभिभावकों की अनुमति होना ठीक माना जाता था। मतलब विवाह में अभिभावकों की अनुमति अगर लेते हैं तो वो ठीक माना जाता था। जबकि कन्या को वर चुनने की स्वतंत्रता थी। देखिए यहाँ पे कन्या को वर चुनने की स्वतंत्रता थी। पुरुष को तो थी ही, इसके अलावा कन्या को भी वर चुनने की स्वतंत्रता थी। इससे यह पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति उत्तम थी। पैशाच, राक्षस विवाह निंदनीय माने जाते थे। ब्रह्म विवाह सर्व प्रचलित थे। एक पत्नी प्रथा का सामान्य प्रचलन था, जो कि स्त्रियों की अच्छी स्थिति का परिचायक है। बहु विवाह धनी परिवारों और राज परिवारों में ही स्वीकृत थे। विधवा विवाह नियोग प्रथा इस काल में अस्तित्व में थी। मतलब जो विधवा स्त्रियां थीं तो उनका पुनर्विवाह जो है हुआ करता था। किस काल में? ऋग्वेद के काल में, मतलब वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का पुनर्विवाह भी होता था। किनका? जो विधवा स्त्रियां हैं। अस्थायी विवाह और प्रतिबद्ध विवाह, जो थोड़े समय का विवाह होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड वाला, आदि वैकल्पिक नियम थे। मतलब कोई वैकल्पिक नियम थे, कोई परमानेंट ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कौन से? अस्थायी और प्रतिबद्ध विवाह, जिसके उदाहरण यदा कदा ही मिलते हैं, ज़्यादा इनका कोई विवरण नहीं मिला है। अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या विशेषता इनकी सामाजिक स्थिति में क्या और विशेषता हैं। वो है तीसरा है वेशभूषा। वैदिक कालीन आर्य कपड़ा बुनने में कुशल थे, किंतु उनकी वेशभूषा सादगीपूर्ण थी। वे 2-3 वस्त्र ही पहनते थे, 2 या 3 वस्त्र ही पहनते थे। जैसे नीवी, जिसको हम अधोवस्त्र, धोती या साड़ी कहते हैं। फिर उसके बाद है अधिवास। अधिवास मतलब उत्तरीय चादर या ओढ़नी, या और पेशस। पेशस है, पेशस क्या चीज़ है? ये है सुसज्जित अंगरखा। ये सुसज्जित अंगरखा है, इसको बोलते हैं पेशस को। और चोली पहनते थे, स्त्रियां चोली पहनती थीं। इनको वस्त्रों को काटने एवं सिलने की कला मालूम थी। वस्त्रों पर सोने के तारों का कसीदा किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही पगड़ी बांधते थे। पुरुषों में कुछ लोग हजामत बनवाते थे और कुछ लोग दाढ़ी भी रखते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही लंबे बाल रखते थे, मतलब दोनों के लंबे बाल होते थे, और बालों को कंघी करते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे, जैसे कि कर्ण शोभन, मतलब कर्ण फूल या बालियां। निष्क ग्रीव ये पहनते थे। कंठहार
कंगन या कड़े। रुक्मवक्ष, रुक्मवक्ष मतलब छाती पर लटकाने वाला आभूषण। एक बड़ा सा आभूषण होता है जो छाती पे लटकाते हैं, उसे बोलते हैं रुक्मवक्ष। मणिग्रीव, मोती का हार आदि ये चीज़ें वैदिक सभ्यता में स्त्री और पुरुष धारण करते थे। तो ये इस तरह से ऋग्वेदकालीन या वैदिक संस्कृति की विशेषताएं थी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। थैंक यू। धन्यवाद।